मैं हूँ डॉक्टर प्रणव दवे। मैं सूरत से हूँ और मैं उन्मेष जी का और सुदेशना जी का काफ़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है आज इस कोरोना इन्फेक्शन सेशन पे बोलने के लिए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब विसामो किड फाउंडेशन के बारे में सुना कि वो किस तरह से अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को अपने यहाँ पे रखते हैं, उनको नरिश करते हैं और उनको अपनी कैरियर बनाने में, अपनी स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में ये सुनकर ही मैंने ये इनविटेशन भी स्वीकार किया है। मैंने जाना कि करीब 100 जितने बच्चे अभी ऑलरेडी विसामो किड फाउंडेशन में है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी और लोग ये देख रहे हैं या देखेंगे फ्यूचर में, उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि वे आगे आएँ और विसामो किड फाउंडेशन जैसी संस्था जो इतना अच्छा काम कर रही है उनके कुछ हेल्प करें, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस देश में। दूसरी बात, चलो हम कोरोना के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम पिछले 4 महीने से कोरोना में जी रहे हैं एक्चुअली, और हम कोरोनामय बन गए हैं एक तरह से। हमारे पास नॉलेज के बहुत सारे ज़रिया है जहाँ से नॉलेज आ रहा है हर तरफ से। व्हाट्सएप से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो हमें नॉलेज इम्पार्ट करते रहते हैं, टेलीविज़न पे हम देखते रहते हैं। तो आपको लगता होगा कि मैं नया क्या बताऊंगा कोरोना के बारे में, बराबर ना? खैर, मैं नया कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन आज मेरी ये कोशिश है कि इस 4 महीनों के अंदर मेरे सामने कई ऐसे सवाल आए हैं जो मुझे लगता है कि चाहिए, जो मिथ्स सोसाइटी में के रिलेटेड, पेशेंट्स के रिलेटेड, ट्रीटमेंट रिलेटेड, तो मुझे उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो मैं आज मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा कोरोना के बारे में बताऊँ, कैसे ट्रीटमेंट पार्ट होता है, कैसे हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, और फिर आगे जाके हम बारे में भी जाएंगे कि जो मिथ्स चल रही है, जो कोरोना फियर है, उसके बारे में भी हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, तो हमारे लंग्स को वो अफेक्ट करता है। लंग्स को वजह से हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उस वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर, इसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से आगे जाके सीवियर केसेस में का डेथ भी होता है। हम सबको ये क्वेरी है कि हमको डॉक्टर को कब अप्रोच करना चाहिए, कि हमें कोरोना टेस्टिंग के लिए कब हमारे फिजिशियन से हमें चेकअप करवाना चाहिए। तो अगर दोस्तों हमें 100 से ज़्यादा फीवर, ड्राई कफ, हेडेक या वीकनेस या कुछ केसेस में डायरिया, अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स हमें पिछले 4-5 दिनों से है, तो हमें फिजिशियन को कंसल्ट करना ही चाहिए। फिजिशियन के पास जाने के बाद वो आपका चेकअप करता है और कुछ एक टेस्ट करवाता है। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी क्वेरी किया हुआ है कि अगर डॉक्टर को पता है कि ये कोरोना है, तो हमें दूसरे टेस्ट क्यों करवा, लोगों को टाइफाइड के, यूरिनरी बहुत सारे और भी टेस्ट करवाते हैं के, तो उनको लगता है कि ये सब टेस्ट फालतू में करवा रहे हैं डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर को पता है कि हाई ग्रेड फीवर जब होता है, 100 से ज़्यादा फीवर होता है, तो उसके क्या क्या से कारण हो सकते हैं, तो वो चाहेगा कि वो सारे कारण उसको एलिमिनेट करे, वो जांच करे कि जिसके ऊपर से वो डायग्नोसिस पे आ सके। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि आपको तो कुछ और भी नहीं हो सकता है।
बराबर। दूसरा कोई डिसीज़ भी कोरोना के साथ हो सकता है, तो सिर्फ कोरोना के टेस्ट करवा लेंगे, डायग्नोस रह जाएंगे और हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो डॉक्टर्स कुछ एक टेस्ट करवाते हैं जो कोरोना के स्पेसिफिक टेस्ट हैं। उसमें से हमने सुना होगा कि नेज़ल स्वैब लेके आरटी-पीसीआर करवाते हैं। जो आरटी-पीसीआर टेस्ट हैं वो कोरोना का सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मगर अगर आरटी-पीसीआर में अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आपको 98% चांस है कि कोरोना है। अब पिछले कुछ दिनों से सरकार ने कोरोना एंटीजन टेस्ट अवेलेबल करवाया है। अब ये कोरोना एंटीजन टेस्ट जो है वो बहुत स्पीडी आपको रिजल्ट देता है। ये आरटी-पीसीआर टेस्ट में करीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं रिजल्ट आने में, जबकि कोरोना एंटीजन टेस्ट आपको तुरंत रिजल्ट बता सकता है। लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी है, सेंसिटिविटी कम है। दैट मीन्स के अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको डेफिनेटली कोरोना है, लेकिन अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो यू आर नॉट श्योर कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो कभी कभी एक स्क्रीनिंग पर्पस के हिसाब से भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि कोरोना के टेस्ट में सीटी स्कैन का जो रोल है वो क्या है। कोरोना में सीटी स्कैन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वो लंग्स को अफेक्ट करता है। तो जो भी सीटी स्कैन करवाया जाता है वो चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया जाता है, और चेस्ट सीटी स्कैन में हम ये देख पाते हैं कि आपका लंग कितने परसेंटेज इन्वॉल्व हो गया है, जो बताता है कि है वो कितनी है। आपने बहुत सारे अगर सीटी स्कैन किसी दोस्त के या किसी पेशेंट के देखे हों तो उसमें लिखते हैं कि 5% इन्वॉल्वमेंट, 10% होना, 30%, 50%, ऐसे इन्वॉल्वमेंट उसमें लिखा होता है। नॉर्मली 25% उस या उससे कम रह सकते हैं। एडमिशन के लिए एडवाइस, लेकिन अगर 25% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपका लंग का, तो ये बहुत चांसेस हैं कि कभी भी आपका लंग कोलैप्स हो जाए और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में, और आपको इसलिए डॉक्टर एडमिशन की एडवाइस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 30% 40% जैसा लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी पेशेंट को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट सोचते हैं कि हमको बिना वजह एडमिशन के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही डॉक्टर इज़ ग्रीडी एंड ही आस्क मी टू गेट एडमिटेड। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ये चाहता है कि जब आपको इमरजेंसी अटेंडेंस की ज़रूरत पड़े तब आप हॉस्पिटल में हो, ना कि घर पे, क्योंकि वो चाहता है कि आपका ट्रीटमेंट इमीडिएटली हो। इट डजेंट मीन कि आप एडमिशन ले लें उसके बाद आप बिगड़ेंगे ही। ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप रिकवर होकर घर पे भी आ जाएं, लेकिन कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका हॉस्पिटल में भी होना ज़रूरी है। इसलिए 25% से ज़्यादा जब भी लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप एडमिशन में हॉस्पिटल में ले लें। तो ये तो हो गया कोरोना के कुछ एक टेस्ट्स। अब हम जानेंगे कि सरकार की क्या पॉलिसी रही है, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं, हमारे बाजू रहने वाले हैं, और मीडिया है। कई बार तो मीडिया भी ये कई बार ऐसा कहता रहता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बेवजह फिजूल के चार्जेस लगाते हैं पेशेंट को, और
पेशेंट से अनयूजुअल पैसा वसूल करते हैं और वो पेशेंट को लूटते हैं एक तरह से। ये भी हमने कई बार सुना है, कई बार कई अखबारों में भी आया हुआ है। तो मैं आपको उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, जिससे ज़्यादा हॉस्पिटल आपको चार्ज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट पैकेजेस अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज, सो यू आर आस्क्ड टू ऑप्ट ऑफ एनी वन ऑफ देम ऑफ द फैसिलिटीज। आप उसमें से कोई भी एक फैसिलिटी या कोई भी एक पैकेज चूज कर सकते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये पैकेजेस की मैक्सिमम वैल्यूज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती है। तो अगर आप एडमिट होते हो, कोई पर्टिकुलर पैकेज सेलेक्ट करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन पर डे चार्ज। तो ये जो पर डे चार्ज है उस हिसाब से आपके स्टे के हिसाब से बिल आता है और वो आपको पे करना होता है। जबकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मैं 5 दिन एडमिट हुआ, 6 दिन एडमिट हुआ, मेरा 1.25 लाख बिल हुआ, लाख रुपया बिल हुआ, ऐसा वैसा। बट दैट इज़ द पैकेज selected by you and this is the total cost of a total treatment. बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा हुआ है कि ऐसे जोक्स भी हमने सुने हुए हैं कि अगर आप फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं तो कोरोना नेगेटिव आता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग कोरोना की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं। लोग यही बिलीव कर रहे हैं कि कोरोना जैसा कुछ है नहीं शायद, या फिर डॉक्टर उसको फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं। मैं उसके बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आप कोई भी जगह पर हैं, कोई फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ कोई भी बंदा चेकअप के लिए आता है तो उसका जो कोरोना के चेकअप होता है वो सिविल में नॉर्मली होता है, राइट, और सरकारी संस्थाओं में होता है। वहाँ पे आपको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल किसी भी इकोनॉमिक लेवल के लोगों की ट्रीटमेंट करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना होता है और वो चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में विद फैसिलिटीज़, अच्छी सुविधाओं के साथ, डॉक्टर जहाँ पे उनको लगता है कि 24 घंटे खड़े रहते हैं वहाँ पे जाएं। जबकि ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सिविल में भी मिलती है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा से ट्रीटमेंट हो और हम प्राइवेट हॉस्पिटल को सिलेक्ट करते हैं। और फिर हम ऐसे र्यूमर्स, ऐसे जोक्स सोसाइटी में उसको फैलाते हैं कि भाई फटे कपड़े पहन के जाओगे तो कोरोना नेगेटिव आता है, तो मैं इस एक मिथ को भी ब्रेक करना चाहूँगा कि कोरोना ना तो अमीर देखता है ना गरीब देखता है, कोरोना किसी को भी हो सकता है। और जब अगर हम सिविल की ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, सरकारी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते और प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो हम जो फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसके सामने हमको भी पे करना ही पड़ेगा। वो बहुत ही सिंपल बात है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे लूटने के लिए नहीं बैठे हैं। खैर, एक और बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा हुआ है कि ये जो रिसेंटली जो इंजेक्शन्स के बारे में जो बात चल रही है, इंजेक्शन रेमडेसिविर और इंजेक्शन टोसिलिजुमैब, उसका क्या रोल है कोरोना में। दोस्तों, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना किन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। जो हेल्दी है, जिनकी एज 10 टू लेके 30-40 ईयर्स तक है और जिनको कोई और डिसीज़ नहीं है, उनको ज़्यादातर कोरोना ज़्यादा परेशान नहीं करता है और वो ज़्यादा जल्दी से
ठीक होके घर भी आ जाते हैं, या कई बार होम क्वारंटाइन ही रहकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट 25% से कम है, ऐसे लोग। अब जो लोग हैं जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट 25% से ज़्यादा है, जो 50 ईयर्स 60 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है, जिनको साथ में कुछ और डिसीज़ भी हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोई किडनी प्रॉब्लम है, कोई पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका है, या कोई ब्रेन प्रॉब्लम है, कोई किसी को लीवर प्रॉब्लम है। अगर किसी को ये कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और अगर इनको कोरोना का इन्फेक्शन होता है, तो उनको ये चांसेस है कि डिसीज़ ज़्यादा अफेक्ट करे। और उन ऐसे केसेस में ये चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको आगे जाके ऑक्सीजन थेरेपी या फिर वेंटिलेटर थेरेपी पर भी हमको शिफ्ट करना पड़े। अब जब भी सीवियर डिसीज़ होता है, जब भी आपका लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तब एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो ये महसूस करता है कि अगर हमने ये इंजेक्शन रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब नहीं दिया, तो आपका लंग में डैमेज इरिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब कि अगर पर्टिकुलर ये दोनों ही इंजेक्शन एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही देने पड़ते हैं, उसके पहले या उसके बाद में देने का उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, अगर उसको लगता है ड्यूरिंग फेज ऑफ ट्रीटमेंट, आपकी कंडीशन के ऊपर से, आपके कुछ ब्लड रिपोर्ट्स के ऊपर से, कि आपको ये इंजेक्शन देना ज़रूरी है, तभी ये इंजेक्शन दिया जाता है। और ये इंजेक्शन अगर सही टाइम पे दिया जाए तो उसकी बहुत अच्छी इफ़ेक्ट भी आ सकती है और आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीच में हमने देखा कि कुछ जगह पे इसका मैन्युफैक्चरिंग गलत तरीक़ों से हुआ था और उसको मार्केट में बेचा गया था। तो एक बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ इस मेडिसिन्स को पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अवेलेबल करवाया होता है। तो ये बात समझ लीजिए कि आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही ये इंजेक्शंस लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास कहीं से भी अवेलेबल है और मैं आपको दे दूँ, ये सही तरीका नहीं है। ये पर्टिकुलर वे में इसका एक फॉर्म फिलअप होता है, आपको इन्फॉर्म देना करना पड़ता है, आपको वेटिंग लिस्ट में अपना नाम ऐड करना पड़ता है, और तब जाके अवेलेबल जब होता है तब आप ये इंजेक्शन पा सकते हैं। दिस इज़ अ रियल ऑफिशियल वे ऑफ गेटिंग दिस इंजेक्शंस। सो मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा कि गलत तरीके से इंजेक्शन ना लें। वो हमें नहीं पता कि किस तरह से बना हुआ है। जितना हो सके इतना ऑफिशियल वे में ये इंजेक्शन आप ख़रीदें और इसका यूज़ करें। और हमने बहुत लोगों में ये देखा है कि वो कोरोना से बहुत भयभीत हो चुके हैं, कोरोना से डरते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार बोला हुआ है कि कुछ एक स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो हम कोरोना को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप कोरोना को घर नहीं बुलाओगे तो वो कभी नहीं आता है। तो कुछ एक स्टेप्स क्या है उसके, तो प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क। प्रॉपर यूज़ में इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो मास्क पहनते हैं वो कई बार प्रॉपर नहीं होता है। हमने ये देखा है कि कई लोग कपड़े के मास्क पहन रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो क्लॉथ मास्क पहन रहे हैं, कॉटन मास्क पहन रहे हैं, जो आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देता है। आपको जो पर्टिकुलर रूटीन यूज़ में जो मास्क पहनने चाहिए वो मास्क है 3 प्लाई मास्क या फिर सर्जिकल मास्क। जो आप देखेंगे कि ब्लू कलर के मास्क कई लोगों ने पहने होते हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर मास्क जो आपको एक्चुअली पब्लिक में पहनने चाहिए। क्लॉथ मास्क पे गवर्नमेंट कई बार जोर देती है कि आप पहनो। वो इसलिए देती है कि अगर आप कुछ भी नहीं पहनेंगे तो यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। क्लॉथ मास्क
तभी आपको कुछ लेवल तक, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि क्लोथ मास्क प्रोटेक्शन देता है, वो आपको कुछ ही लेवल तक प्रोटेक्शन देता है। वो भी अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो। अगर हमने 2 गज की दूरी नहीं रखी तो कोई भी क्लोथ मास्क आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो क्लोथ मास्क नॉर्मली, अगर आप किसी पब्लिक में जाते हो, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, शाकभाजी लेने जाते हो, तो हमने देखा है कि लोग बाजू बाजू में खड़े रह के शॉपिंग करते हैं, शाकभाजी लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोथ मास्क हेल्प नहीं करेगा। क्लोथ मास्क तभी तक हेल्प कर सकता है जब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग थ्रू आउट मेंटेन हो। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप क्लोथ मास्क अवॉइड करें और प्रॉपर सर्जिकल मास्क या 3 प्लाई मास्क जो आता है, आप उसको यूज़ करें। 3 प्लाई मास्क नॉर्मली 8 to 10 आवर्स आपको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको उसको डिस्कार्ड कर देना होता है। ये मास्क हमको लगता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मास्क शायद ही 1.5-2 रुपये से लेके 3-4 रुपये में बिकता है। तो आप सोचो कि पर डे आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का खर्चा होता है, जो एक चाय के कप के बराबर है, जो हम खर्चा इतना कर सकते हैं। और आप डेली अगर मास्क डिस्कार्ड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको 8 to 10 आवर्स यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपने आज 2 घंटे यूज़ किया, तो कल और 2 घंटे यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके भी आप टोटल 8 to 10 आवर्स के बाद उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि हो सके तो 3 प्लाई मास्क या जिसको सर्जिकल मास्क कहते हैं वो पहने। दूसरा, जिसे क्लोज एनवायरनमेंट में रहना है और ज़्यादातर बैठना है, जिसे किसी को दुकान पे बैठना है, किसी को अपनी पीढ़ी में जाके बैठना है जहाँ पे और वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये 3 प्लाई मास्क से ऊपर एक FFP1 मास्क आता है जो पहनना ज़रूरी है। जो वहाँ पे बैठे बैठे ही आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, जैसे कि रोज़ के आपका 20-30 लोगों से मिलना रहता है, 50 लोग आपको मिलने आते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप FFP1 मास्क या FFP2 मास्क पहने। बहुत रिसेंटली आपने गवर्नमेंट एडवाइजरी देखी होगी कि इज़ नॉट एडवाइजेबल। लोगों ने मुझे मुझे पूछा कि सर N95 मास्क तो पहले यूज़फुल था, अब गवर्नमेंट उसको क्यों मना कर रही है? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि N95 मास्क इटसेल्फ इज़ यूज़फुल, लेकिन जिन्होंने भी विथ वाल्व पहना है, अगर उनको कोई कोरोना या ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो वो वाल्व के ज़रिए बाहर स्प्रेड होता है। तो गवर्नमेंट आपको इसलिए मना कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को ये जनरलाइज्ड एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि किसी को इन्फेक्शन है और किसी को नहीं है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो अगर जिसको भी कोरोना का इन्फेक्शन है, अगर वो ये N95 मास्क वाल्व के साथ पहन रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो वाल्व के ज़रिए वो पूरा उसका ब्रीथ हवा में जाता है और वो दूसरे को भी इन्फेक्ट। मास्क विदाउट वाल्व इज़ गुड फॉर एवरीबडी। अगर आपने N95 मास्क विथ वाल्व पहना है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन सपोज आपको अगर कोरोना, तो आप वो ब्रीथ के ज़रिए दूसरे को इन्फेक्शन आप ट्रांसमिट करेंगे। तो लेकिन फिर भी N95 मास्क एज सच हमें हेल्थ वर्कर्स के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसकी थोड़ी शॉर्टेज भी है। तो ज़्यादातर हो सके तो आप सर्जिकल मास्क पहने, या उसके ऊपर जाना है तो FFP1 मास्क पहने। बट N95 मास्क हेल्थ वर्कर्स के जो वेरी हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं, जो कोरोना पेशेंट के सतत संपर्क में हैं, तो उनके लिए आप छोड़ दें, उसकी स्कैरसिटी आप जनरेट ना करें। था कि आप जानें सा मास्क ज़्यादा यूज़फुल। दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा दूरी हमें मेंटेन करनी ही है। इन एनी केस दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल मेथड। और तीसरा है हमारी हाइजीन। आप कोई भी चीज़ लेके आए हैं, आपने हाथ से छुआ है, तो आपके हाथों पे वायरस
के ड्रॉपलेट्स लग सकते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस जो है वो दो तरह से फैलता है। अगर आप कोरोना वायरस अगर छींकता है तो वायरस के ड्रॉपलेट आप उस पर्सन के नज़दीक हो तो अगर 10 मिनट से ज़्यादा आपका कांटेक्ट पीरियड है, आप उस बंदे से 10 मिनट से ज़्यादा कांटेक्ट पीरियड में रहेंगे तो ये चांसेस हैं कि हवा में से ही आप इन्फेक्शन अपने अंदर ले लें। तो ये जो कांटेक्ट पीरियड है वो 10 मिनट से ज़्यादा होगा तो ही आपको ये इन्फेक्शन लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई बंदा बाजू में से निकलना है और वो छींक के चला गया तो आप एयर में से सीधा ले लें, इन्फेक्शन नहीं होगा। ये कांटेक्ट पीरियड 10 से मिनिमम 10 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह वायरस सरफेसेस पे जीता है। कोई भी सरफेस, मेटल सरफेस, प्लास्टिक सरफेस ले लो, ग्लोव्स ले लो, किसी पे भी। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन है, अगर वो छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स सरफेस पे गिरेंगे। आप कोई प्रोविजन स्टोर गए, कोई आपने ग्रॉसरीज ली, आप शाकभाजी लेने गए, आपने शाकभाजी ली, वहाँ से लेन देन हुई, सब जगह सरफेस पे ये ड्रॉपलेट्स हो। अगर आपने इसको छुआ है और अगर आपके हाथ पे वो ड्रॉपलेट लग गए और वही हाथ अगर आप मुंह पे या नाक पे लगाते हैं तो आपको सीधा ही इन्फेक्शन लग जाएगा, उसमें 10 मिनट की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, आपने ड्रॉपलेट्स को सीधा ही अपने नाक या मुंह पे लगा दिया। तो ये दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो इसलिए हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ लो, लेके घर पे आओ, तब तक आप मास्क पहन के रखो और घर पे आने तक चेहरे पे, नाक पे, मुंह पे अपना हाथ नहीं लगाओ। ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो मास्क दो तरह से प्रोटेक्ट करता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स अंदर नहीं जाने देता और बाई चांस अगर आपके हाथ पे लगे हों और आप गलती से भी मुंह पे हाथ लगा दें तो अगर आपका नोज़ और मुंह कवर्ड होगा मास्क से तो आप डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स बिल्कुल वहाँ पे इन्फेक्ट नहीं करेंगे। सो इस तरह से हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हैंड हाइजीन प्रॉपर्ली हम मेंटेन करें तो हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कोरोना के डर की वजह से काफ़ी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं उनका क्या हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कोरोना से डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और कई लोग ने तो ये भी तक बोल दिया है, इवन कई वीडियोस में भी ऐसा बोल दिया है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक डॉक्टर, गवर्नमेंट, जिसको भी बोलो उसका एक बना बनाया कोई मिथ है लोगों को डराने के लिए या फिर माल प्रैक्टिस करने के लिए। ये वीडियो बहुत सारे हमने देखे भी हैं। ये वीडियो बिल्कुल ही फेक है। कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है और रोज़ हज़ारों लोग उससे मर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो की बातों में आप बिल्कुल ही मत आएँ। हाँ, हमने कुछ वीडियो ऐसे भी देखे हैं कि भाई वो लोग सेल्फ ट्रीटमेंट वाले वीडियो सर्कुलेट करते हैं कि मुझे कोरोना हुआ, मैंने ये ट्रीटमेंट की घर पे ही और मैं ठीक हो गया या मैं ठीक हो गई। ऐसे वीडियोस भी हमने बहुत सारे देखे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो भी सेल्फ ट्रीटमेंट के उन्होंने रास्ते बताए हैं वो सारे तभी तक काम करते हैं कि जब आपका डिसीज़ माइल्ड कंडीशन में हो। आपका डिसीज़ अगर सीवियर कंडीशन में हो तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको बेनिफिट तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में आपको मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि आपका डिसीज़ कौन से लेवल पे है। आप खुद सेल्फ असेसमेंट बिल्कुल ही ना करें। एक और बात, क्योंकि बहुत सारे यंग डेथ्स हमने देखे हैं, बहुत सारे यंग डॉक्टर्स भी एक्सपायर्ड हुए हैं, बहुत सारे ऐसे यंग पीपल भी कोरोना की वजह से एक्सपायर्ड हुए हैं। तो हमको ये लगता है कि कोरोना, हम बोलते हैं कि ज़्यादातर एल्डरली पीपल लोगों में ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये यंग लोग उनका डेथ क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर्स के लिए मैं आपको बता दूं
कि डॉक्टर्स लोग कोरोना के पेशेंट के बीच काम करते हैं, तो जब वो इन्फेक्ट होते हैं तब उसके उनके अंदर वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि बहुत सारे वायरसेस एक साथ उनको इन्फेक्ट कर लेते हैं, तो उनकी सिस्टम बहुत जल्दी गड़बड़ा जाती है। बिफोर दैट कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी आपका सपोर्ट काम करे, कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्फेक्शन होता है तब वायरल लोड कितना है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी बार सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ तय किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। एट द एंड मैं आपको एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों को इस बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बताना चाहूँगा कि कोरोना की ट्रीटमेंट में जो एक बहुत असरकारक ट्रीटमेंट है वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई कोरोना से ग्रसित हो गया तो धीरे धीरे बॉडी उसके सामने अपना एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, ठीक है। फिर धीरे 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 वो बंदा कुछ एक दिन के बाद कोरोना से ट्रीटमेंट उसकी होकर वो अगर बाहर आ जाता है, तो अब ऐसा होता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन बॉडी ने जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया था, बॉडी ने जो वायरस के सामने लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनाई थी, वो उसके ब्लड में अभी भी होते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम एंटीबॉडीज़ जो ऑलरेडी कोरोना के सामने लड़ने के लिए ही बने हैं, उसको हम डायरेक्टली किसी और कोरोना पेशेंट में ट्रांसफ़र करें, तो उसको लड़ने की एकदम से शक्ति मिल जाती है। ये जो ट्रांसफ्यूज़न है उसको प्लाज्मा ट्रांसफ़र कहते हैं। तो जो लोग भी ये सुनेंगे या सुन रहे हैं, इनमें से कोई अगर कोरोना से कभी पीड़ित हुआ हो और रिकवर हो गया हो और उसको 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया हो रिकवरी का, तो उससे मैं विनती करूँगा कि वो हो सके तो अपना नाम प्लाज्मा ट्रांसफ़र के लिए रजिस्टर कराएं। ये आप जो भी आपके कंसर्न्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप उसमें जो भी ब्लड बैंक है उसमें आप ये ट्रांसफ़र के लिए अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। और आप यकीन मानिए, ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है जो आप किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं सिर्फ अपना ब्लड देकर। तो प्लीज़ मेरी ये आपसे विनती है कि आप जो भी कोरोना ट्रीट हो गए हैं वो 1 महीने के बाद प्लीज़ अपना नाम प्लाज्मा ट्रांसफ़र के लिए भी रजिस्टर करवाएं। जो कोई भी अगर देख रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कोई और क्वेश्चंस हैं तो मुझे पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी बात कर ली एक साथ। उन्मेश जी, सुदेशना जी, हाँ जी, श्वेता जी, कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम ये सेशन एंड करेंगे ये बात के साथ कि कोरोना से ना डरें, सिंपल मेजर्स लेंगे तो कोरोना आपसे दूर रहेगा। अगर आप कोरोना घर पे नहीं लाएंगे तो कोरोना आपके घर नहीं आएगा। दूसरी बात कि आपकी कोरोना की सीवियरिटी कितनी है वो खुद एसेस ना करें, एक डॉक्टर को एसेस करने दें। डॉक्टर्स आपको ट्रीट करने के लिए बैठे हैं, वो अपने आप को ख़तरे में रख कर, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, फिर भी वो कोरोना के पेशेंट को दिन रात ट्रीट कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर्स पे यकीन करें, उनको तय करने दें कि आपकी सीवियरिटी कितनी है और इस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान आप डॉक्टर से लें। उनको ज़रूरत लगे तो आपको एडमिट करेंगे, आप उनको ज़रूरत लगेगी तो आपको होम क्वारंटाइन करेंगे। और तीसरी बात, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिलिजुमेब इंजेक्शन है वो आप ऑफिशियल वे में लें, उसको
अनऑफिशियल वे में लेने की कोशिश ना करें। ये हो सकता है कि आपके पास कोई डुप्लीकेट इंजेक्शन भी आ सकता है, तो हो सके तो उसको आप ऑफिशियल वे में ही लें। चौथा, कि हमेशा प्रॉपर मास्क पहनने का आग्रह रखें। जो कोई भी जिस जगह पे है उस तरह से मैंने बताया वैसा मास्क आप पहने। और कोरोना के बारे में कोई भी वीडियो नॉन मेडिकल पर्सन से आते हैं तो उसके ऊपर आप 100% भरोसा कभी भी ना करें। वो आपको कई बार प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। At the last, I thank Unmesh ji, and I thank Sudeshna ji, and Visamo Kids Foundation for inviting me for such topic. And I appeal all uh, to help such kind of organization which is doing excellent work for unprivileged kids and children. And I guess by helping them we are helping, actually we are praying to God.